हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम कवर करने वाले हैं जनवरी मंथ के जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको। तो आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेट डिलीवर कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और कोशिश करूंगा आगे से चीजें टाइमली, है ना। तो पार्ट वन में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने 51st क्वेश्चन के साथ। चीजें ऑलरेडी लेट है तो जल्दी से जनवरी मंथ को खत्म करते हैं और फिर जल्दी से फरवरी मंथ भी पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और शुरुआत होती है अयोध्या राम मंदिर से। तो सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। किस लिए? अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के लिए और रामलला प्राण प्रतिष्ठान के लिए, है ना। तो इतना बड़ा इवेंट था, काफी सारी चीजें पूछी जाएंगी इससे, तो पहले उन्हीं पे नजर डाल लेते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम मंदिर? अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो बताओ भाई, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार। इससे भी पहले ये बताओ उद्घाटन कब हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था? याद रखना है 22 जनवरी 2024। इस तारीख को याद रखना है, 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हुआ था अयोध्या राम मंदिर का। ठीक है, अब बताओ चीफ आर्किटेक्ट। बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो गेस मार सकते हैं, जिनको पता है अच्छी बात है। ऑप्शन देखो, अरुण योगीराज हैं, निपेंद्र मिश्रा हैं, चंद्रकांत सोमपुरा हैं, सत्य प्रकाश शर्मा है। तो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं चीफ आर्किटेक्ट अयोध्या राम मंदिर के। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है एग्जाम्स में। ठीक, क्या नाम है? चंद्रकांत सोमपुरा, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम मंदिर। अब यहां पर आप दो तीन चीजें और देख रहे होगे। ठीक है, एक ये फोटो देख रहे होगे आप रामलला जी की। ठीक है, जब उद्घाटन हो रहा था तब ये फोटो काफी ज्यादा इंटरनेट पे थी। ठीक है, तो हो सकता है ये भी पूछा जाए कि इसके शिल्पकार कौन थे। तो इस रामलला की मूर्ति के लिए आपको याद रखना है नाम किसका? अरुण योगीराज जी का। ठीक, अरुण योगीराज जी हैं शिल्पकार इस मूर्ति के, रामलला की। ठीक, और ये अरुण योगीराज कहाँ के हैं? मैसूर के हैं, मैसूर कर्नाटक। और चंद्रकांत सोमपुरा जी कहाँ के हैं? ये हैं अहमदाबाद के। ठीक, एक चीज और देख रहे होगे यहाँ पर एक बड़ा सा ताला दिख रहा है। ठीक, और ये जो ताला है इतना बड़ा सा, ये अयोध्या राम मंदिर के लिए ही बनाया गया है। और ये 400 किलो का ताला है। और ऐसा माना जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ताला है जो कि हाथ से बनाया गया है। ठीक है, और वेट कितना है? 400 केजी, जो कि कहाँ होगा इस्तेमाल? अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, हो सकता है इसको भी पूछा जाए कि ये ताला किसने बनाया है, तो इसके लिए याद रखना है आपको नाम किसका? सत्य प्रकाश शर्मा जी का, जो कि कहाँ को बिलोंग करते हैं? अलीगढ़ को। ठीक, और ये विश्व का सबसे बड़ा ताला बोला जा रहा है जो कि हाथ से बनाया गया है। ठीक है, 400 केजी वेट है इसका। ठीक, तो ये तीन नाम याद रखने हैं। ठीक है, अरुण योगीराज, चंद्रकांत सोमपुरा जी और सत्य प्रकाश शर्मा जी। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है और डेट भी याद रखना 22 जनवरी 2024। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड डैश रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2024। तो अभी हाल ही में भारत ने 26 जनवरी 2024 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है, आपको ये बताना है। बात हो रही है रिपब्लिक डे की। ठीक, कब मनाते हैं हम रिपब्लिक डे? 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि इसी दिवस पर हमारा जो भारतीय संविधान है पूरी तरह लागू हुआ था भारत में। तो कब लागू हुआ है हमारा संविधान भारत में? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, और 1950 से लेकर अगर हम आज की बात करें 2024 की, तो हमने मनाया है अपना 75th रिपब्लिक डे। 75वां गणतंत्र दिवस था ये 2024 में जो हमने अभी मनाया है। ठीक है, तो याद रखना है 75th। ठीक, इस तरह का प्रश्न पहले पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है काफी। अब बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की रिपब्लिक डे की। ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इन पे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं, पूरी उम्मीद है। इसलिए सभी को याद रखना है। संस्करण कौन सा था? पता ही चल गया, 75वां 2024 में जो हमने अभी मनाया। ठीक, अब बात करते हैं थीम की। विषय क्या था इस बार के रिपब्लिक डे का?
तो दो विषय रखे गए थे, एक तो विकसित भारत और दूसरा लोकतंत्र की मातृका। तो इन दोनों को ही याद रखना है विषय के रूप में, है ना। दोनों ही ऑप्शन में डाले जा सकते हैं, तो बोथ भी सही होगा, और अगर कोई एक पढ़ा हो तो एक फिर लगाना ही है, ठीक। तो थीम हो गया। फिर उसके बाद आती है बात चीफ गेस्ट की। तो हर रिपब्लिक डे पे किसी न किसी देश के राष्ट्रपति जो है चीफ गेस्ट रहते हैं, ठीक। तो इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं चीफ गेस्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस वॉज द चीफ गेस्ट एट दिस रिपब्लिक डे 2024, ठीक। नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रन। नाम भी याद रखना है, ठीक है। प्रश्न इस तरह से पूछा सकता है, किस देश के राष्ट्रपति रहे थे चीफ गेस्ट? तो फ्रांस के, और डायरेक्ट नाम पूछा जाए तो इमैनुअल मैक्रन। अब बात आती है टैबलेक्स विनर की। टैबलेक्स क्या है? टैबलेक्स का मतलब होता है झांकी। तो आपने अगर लाइव टेलीकास्ट कभी देखा हो रिपब्लिक डे का टीवी पे, तो आपने देखा होगा कई सारी झांकियां जो है वहां पर निकलती हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो जितनी भी झांकियां होती हैं वो किसी न किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, किसी न किसी राज्य से संबंधित होती हैं, ठीक। और उनमें से एक विनर चुना जाता है। तो आपको बताना है कि किस स्टेट की झांकी जो है विनर रही है इस बार के रिपब्लिक डे पर, ठीक है। तो यहाँ पर झांकियों के नाम लिखे गए हैं या उनके विषय लिखे गए हैं, आपको स्टेट अभी बताते हैं, ठीक। तो पहली जो झांकी है उसकी थीम थी विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। ये जो झांकी है ये जीती है विनर के रूप में, ठीक। और ये किस स्टेट को बिलोंग करती है? उड़ीसा को। उड़ीसा की तरफ से ये झांकी रखी गई थी जिसको प्रदर्शित किया गया। थीम क्या थी? विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, ठीक। और दूसरा यहाँ पे एक नाम और है, धौरदो अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। ये दूसरी झांकी है, और विषय क्या है या फिर नाम क्या है? धौरदो अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। ये किस स्टेट की तरफ से है? गुजरात की तरफ से। अब यहाँ पर बात यह है कि ये दोनों ही झांकियां विनर रही हैं। अब आप कहोगे दोनों कैसे विनर हो सकती हैं, कोई एक ही विनर होगा। तो ये जो ऊपर उड़ीसा वाली जो है, ये जो जजेस ने सेलेक्ट किया है, जजेस ने जो डिसाइड किया है, उनके हिसाब से ये विनर है उड़ीसा स्टेट की। और जो पब्लिक के हिसाब से पब्लिक वोटिंग भी कराई गई झांकियों के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के पोर्टल पर, और वहां से जो झांकी जीती है वो जीती है गुजरात की, धौरदो आ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, ये थी। तो इन दोनों को याद रखना है कि पब्लिक पोल के हिसाब से गुजरात स्टेट विनर है झांकी में, और जो वहां पे जजेस बैठे थे उनका जो डिसीजन था वो उड़ीसा के लिए था विनर के रूप में, ठीक है। तो उड़ीसा की झांकी और गुजरात की झांकी दोनों ही याद रखनी है, ठीक। ठीक है, तो ये थे टैबलेक्स विनर रिपब्लिक डे पर। आगे बढ़ा जाए। आगे आते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वही मेंशन किए हैं जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और येलो हाइलाइटेड में इनकी थीम्स हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना चाहो लिख लेना। पार्ट 1 में हमने 15 जनवरी तक पढ़ा था। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है, यहां तक हम पढ़ चुके थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। 16 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक। थीम क्या है? स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। थीम क्या है? सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। 27 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल ज्योग्राफिक डे। 29 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन न्यूज़पेपर डे। 30 जनवरी को मनाते हैं हम मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस। तो इस शहीद दिवस को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो शहीद दिवस है 2 तारीखों को मनाया जाता है भारत में, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं। तो जो 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? किसको याद करते हुए? महात्मा गांधी जी को याद करते हुए मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को ही नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी, ठीक है। इसी चीज को याद करते हुए 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस भारत में, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा वाला जो शहीद दिवस है ये मनाया जाता है 23 मार्च को। अब ये अलग किसको याद करते हुए मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1931 को
हमारे भारत के 3 वीरों को, हीरोज को, स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिशर्स द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था। कौन थे वो 3 हीरोज, 3 वीर कौन थे वो? एक तो भगत सिंह जी थे, ठीक, सुखदेव थापर थे और शिवराम राजगुरु थे। ठीक, इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी और इनको भी याद करते हुए शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखनी है शहीद दिवस के रूप में, है ना। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज इस मंथ के, जनवरी मंथ के। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो विश्व का पहला ब्लैक टाइगर सफारी बनने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है किस राज्य ने घोषणा की है आपको बताना है। तो ये विश्व का पहला ब्लैक टाइगर सफारी है। ब्लैक टाइगर सफारी है क्या कि ये जो कंजर्वेशन पार्क होगा या जो प्लेस होगी, वहां पर जो टाइगर की ब्रीड होगी वो कैसी होगी, जो पट्टियां होंगी इन पर ब्लैक होगी। ठीक है, टाइगर पर पट्टियां होती है ना, देख रहे हो यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा डार्क सी है। ठीक है, डार्क सी है या बोले ब्लैक ही है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है ब्लैक टाइगर। तो ये जो ब्रीड है इनको कंजर्व रखा जाएगा इस सफारी में। अब आपको बताना है ये बनने वाला कहां पर है या फिर कौन सी राज्य सरकार इसको बनाने वाली है। विश्व का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिंट के लिए बता देते हैं, ये बनने वाला है सिंपली पाल टाइगर रिजर्व के पास। अब ऑप्शंस में से देख के बताओ सिंपली पाल टाइगर रिजर्व कहां पे है, अगर जानते हो तो। अगर फिर भी नहीं याद आ रहा है, नहीं आइडिया लग पा रहा है, तो वहां के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक जी। अब तो बता दो, ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ा है तब भी पता होना चाहिए। नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के सीएम, जहां पर विश्व का पहला ये ब्लैक टाइगर सफारी बनने वाला है। ठीक, अच्छा उड़ीसा के गवर्नर कौन है ये भी पता होना चाहिए, रघुबर दास जी हैं। ठीक है, और सीएम नवीन पटनायक है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फिफ्थ इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन द मून सक्सेसफुली? हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? तो दुनिया का 5वां देश कौन सा हो गया है जो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर कदम रख चुका है? तो ये 5वां देश बना है। तो पहले 4 की बात कर लेते हैं। पहले 4 में कौन कौन है? एक तो यूएस है, दूसरा कौन है? सोवियत यूनियन, कॉमनली रशिया के नाम से भी हम पहचानते हैं इसको। तीसरा है चाइना, चौथा है हमारा भारत, और 5वां जो बना है वो है जापान। और जापान ने अपने मिशन स्लिम के चलते ये चीज को प्राप्त किया है। ठीक, स्लिम का मतलब क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, और जापान बन चुका है 5वां देश मून पर सफलतापूर्वक उतरने वाला। भारत हमारा चौथा है। ठीक, चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 डेट याद रखनी है, इसी तारीख को हम लैंड किए थे मून पर। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन जो था हमारा इसरो द्वारा। ठीक है, तो जापान है 5वां देश, भारत हमारा चौथा। रिसेंटली विच स्टेट स्टार्टेड कास्ट सेंसस बिकमिंग द सेकंड इन द कंट्री टू डू सो? तो अभी हाल ही में किस राज्य ने जाति जनगणना शुरू की है और ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य बन चुका है भारत का? ठीक, देश का दूसरा राज्य बन चुका है। तो देश का दूसरा राज्य बना है जो कि जाति जनगणना करने वाला है या करा है। ठीक है, तो पहला कौन था याद होना चाहिए, कुछ ही महीनों पहले ये पढ़ा भी था हमने। तो बिहार था पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट जिसने कास्ट सेंसस किया था। और दूसरा बन चुका है, हिंट के लिए बताते हैं, जहां के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी जी। अब बताओ ऑप्शंस में से कहां के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश दूसरा स्टेट बनने जा रहा है जो कास्ट सेंसस करेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर है, इनका भी नाम याद रखना है। हर स्टेट के गवर्नर और सीएम याद होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आंध्र प्रदेश है दूसरा राज्य जो कि करने जा रहा है जातिगत जनगणना। रिसेंटली विच कंट्री अचीव्ड मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन बाय डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो अभी हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त किया है?
तो कौन सा देश बन चुका है मलेरिया फ्री अभी 2024 में? ठीक, ये याद रखना। ठीक, जनवरी 2024 की बात हो रही है। इसको सर्टिफाई किया गया है मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कंट्री है और ये फ्लैग है, पहचानते हो तो अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि हर कंट्री का फ्लैग हम लोग पहचानते हो। और ये देश है काबो वेर्दे। सुनने में थोड़ा सा अजीब है और बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, मैंने खुद भी पहली बार सुना था। काबो वेर्दे ये एक अफ्रीकन कंट्री है, कॉन्टिनेंट की अगर बात करें। ठीक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है काबो वर्दे, जो कि मलेरिया फ्री सर्टिफाइड हो गया है बाय डब्ल्यूएचओ। ठीक, वहीं अगर हम भारत की बात करें, भारत का जो लक्ष्य है मलेरिया फ्री होने का, वो है 2027 का। ठीक, 2027 तक ऐसा माना जा रहा है कि हम मलेरिया फ्री होंगे। ठीक है, और 2030 तक मलेरिया पूरी तरह एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, इस अंतर को याद रखना, मलेरिया फ्री और मलेरिया एलिमिनेशन का। ठीक, 2027 का जो लक्ष्य है वो ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो मतलब किसी को भी मलेरिया नहीं होगा, सब मलेरिया से मुक्त हो चुके होंगे, कोई भी ग्रसित नहीं होगा। और 2030 तक हम ऐसा मान रहे हैं कि दोबारा मलेरिया होगा ही नहीं भारत में। ठीक है, तो ये दोनों लक्ष्य याद रखने हैं, 2027 और 2030। भारत की तरफ से ये घोषणा है मलेरिया के लिए, ये लक्ष्य है। ठीक, डब्ल्यूएचओ की बात करें, कहाँ हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1948 में। ठीक, डीजी कौन है? टेड्रोस एडनम है। आगे बढ़ा जाए, काबू वेर्दे याद रखना अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है ये कंट्री। Recently, which aviation industry unveiled India's first ever indigenous aircraft passenger seat at Wings India 2024 event? तो इंपॉर्टेंट है, किस लिए ये बताते हैं। पहली बात तो इंडिया का कुछ पहला हुआ है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और विंग्स इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताना है आपको कि हाल ही में किस विमान उद्योग ने विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम में भारत की पहली स्वदेशी विमान यात्री सीट का अनावरण किया है। तो जो विंग्स इंडिया 2024 ये जो एग्जीबिशन थी, पहले तो याद रखना है कि ये एशिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, जो कि किसको लेकर है? एविएशन इंडस्ट्री को है, हवाई विमान को लेकर है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुई है इस बार इंडिया में? हैदराबाद में हुई है। ठीक, स्टेट की बात करें तो तेलंगाना। ठीक, तो ये तो प्लेस याद रखना है कहां पर ये एग्जीबिशन हुई थी। अब बात करते हैं, इसी इवेंट में भारत की पहली स्वनिर्मित एयरक्राफ्ट पैसेंजर सीट भी लॉन्च की गई। मतलब अभी तक जो विमान में पैसेंजर सीट्स यूज हो रही थी वो बाहर से बनी हुई इंपोर्ट होती थी। ठीक, तो भारत में लॉन्च हो चुकी है या उद्घाटन किया गया है पहली पैसेंजर सीट जो कि विमान में यूज हो सकती है, जो स्वनिर्मित है, भारत में ही बनी हुई है। आपको कंपनी बताना है कि किसने बनाई है ये। तो ऑप्शंस देखो, गो एयर है, एयर इंडिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, एचएएल जिसको हम जानते हैं, और टाइम टूथ है। तो टाइम टूथ एविएशन कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है जिसने ये भारत की पहली एयरक्राफ्ट पैसेंजर सीट बनाई है। ठीक, इवेंट कहां हुआ है याद रखना है, हैदराबाद में हुआ है। और इसकी थीम भी याद रखनी है इवेंट की, क्या थी विंग्स इंडिया 2024 की? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन 2047। 2047 तक के लिए कुछ लक्ष्य है। ठीक, जब हमारे भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे। थीम याद रखने के लिए इस की पॉइंट को याद रखा जा सकता है और अमृतकाल याद रखा जा सकता है ना। सिविल एविएशन की बात की गई है, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है ये बताओ? तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो टाइम टूथ वो कंपनी है जिसने बनाई है भारत की पहली स्वनिर्मित पैसेंजर सीट। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग ऑटोमेकर कंपनी इन द 2023। तो 2023 के लिए निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑटोमेकर कंपनी है? ऑटोमेकर कंपनी कौन सी होती है? जो कार्स बनाती है। ठीक, आपको बताना है किस कंपनी ने सबसे ज्यादा कार सेल की है 2023 में। ग्लोबली बात हो रही है, केवल भारत की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व की बात हो रही है। ठीक, तो ये जो कंपनी है टोयोटा। ठीक, 2023 में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूनिट सेल की है कार की। कितनी अगर बात करें तो 11.2 मिलियन यूनिट्स। ठीक, 11.2 मिलियन यूनिट्स बेचते हुए टोयोटा कंपनी बन चुकी है विश्व की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी। ठीक है, कहां की है ये कंपनी? टोयोटा कंपनी कहां की है? जापान की है। अच्छा, हुंडई कहां की है? तो ये है साउथ कोरिया की। अच्छा, फोर्ड कहां की है? ये है अमेरिका की। वोक्सवैगन कहां की है? जर्मनी की। ठीक है। अच्छा, जब भी कभी मिलियन सुनते हो, कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। अब आप गिनती लगा लेना। ठीक है, 11.2 मिलियन। ठीक, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडिया एडेड विच कंट्री विद 40,000 लीटर्स ऑफ मेलाथियन अ पेस्टिसाइड। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियन एक कीटनाशक के साथ सहायता प्रदान की है? तो भारत ने सहायता के रूप में 40,000 लीटर मेलाथियन दिया है किस देश को? आपको बताना है। मेलाथियन क्या है? कीटनाशक है जो कि खेती में यूज होगा कि उसमें फसलों में जो है कीड़े मकोड़े इस तरह की चीजें ना लगे। ठीक है, कीटाणु वीटाणु किसी भी तरह के, तो फसल बर्बाद ना हो, बचाने के लिए ये छिड़काव किया जाता है इस दवा का। तो 40,000 लीटर्स दी गई है कहां पर? कैपिटल है उस देश की काबुल। ऑप्शंस में समझी गए होंगे, काबुल कहाँ की है? अफगानिस्तान की है। ठीक, तो अफगानिस्तान को दिया है हमने 40,000 लीटर्स मेलाथियन, जो कि एक क्या है? कीटनाशक है। आगे बढ़ा जाए। हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, रिलीज इन जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 में जारी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक किसने लिखी है? भाई, राम मंदिर का उद्घाटन भी जनवरी में हुआ है और इसके ऊपर किताब भी लिखी जा चुकी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, इसके ऑथर पूछे जा सकते हैं किसने लिखी है। तो ये जो किताब है इसके ऑथर्स हैं, दो लोगों ने मिलकर लिखी है ये। और वो दो लोग कौन कौन से हैं? एक तो गीता सिंह है और दूसरे आरिफ खान है। ये आरिफ खान है, आरिफ मोहम्मद खान जी। अब कुछ याद आ रहा होगा। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के गवर्नर है बताओ? तो ये है केरला के गवर्नर। ठीक, इससे भी याद रख सकते हो, केरला के गवर्नर ने और गीता सिंह जी ने ये किताब मिलकर लिखी है, जिसका नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछी जा सकती है। ये कुछ और बुक्स हैं जो रिलीज हुई हैं जनवरी 2024 में और इनके ऑथर्स हैं। पहली किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी? मनोज मुकुंद नरवाने होना चाहिए। ठीक, ये कौन थे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो हमारे पूर्व फॉर्मर, ठीक, अभी नहीं, अभी तो मनोज पांडे जी हैं। मनोज मुकुंद नरवाने जी पहले थे। ठीक, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम क्या है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स, एमजे अकबर जी ने लिखी है। कन्वर्जेशंस विद औरंगजेब, ये लिखी है चारू निवेदिता ने। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये लिखी है चित्रा बनर्जी जी ने। एक समंदर मेरे अंदर, ये लिखी है संजीव जोशी जी ने। तो ये हैं ऑथर्स येलो हाईलाइटेड में, और ये हैं बुक्स जो जनवरी 2024 में रिलीज हुई हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट। इस इंस्टीट्यूट को हम नैसिन इंस्टीट्यूट भी पढ़ सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी का उद्घाटन किया है? आपको ये बताना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बात हो रही है कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो एक जो प्रश्न पूछा जाता है कॉमनली कि सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है, ये बताओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये है संजय कुमार अग्रवाल जी। ठीक है। अच्छा, सीबीडीटी के कौन है? तो वो है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है? संजय कुमार अग्रवाल जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आंध्र प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहा है, इनॉग्रेशन हो गया, मतलब पीएम मोदी जी ने किया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया स्टॉक मार्केट रैंक डैश ग्लोबली विद मार्केट कैप ऑफ 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अभी हाल ही में भारत का शेयर बाजार 4.33 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है, ये बताना है। तो हमारा जो भारत का शेयर बाजार है ग्लोबली अगर देखा जाए तो उसका मार्केट कैप कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है? 4.33 ट्रिलियन। और इसी के साथ हमारा जो भारत का स्टॉक मार्केट है वो है चौथे नंबर पर ग्लोबली। और ये रिपोर्ट है किसके द्वारा? ब्लूमबर्ग द्वारा। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? यूएस है, और थम है चौथे नंबर पे। ठीक, ट्रिलियन, ट्रिलियन क्या होता है भाई? 10⁻12, मतलब 12 जीरो होंगे इसके आगे तब बनेगा एक ट्रिलियन। ठीक है, ठीक है, तो इतनी वैल्यू है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की, 4.33 ट्रिलियन। चौथे नंबर पे है हमारा भारत ग्लोबली। आगे बढ़ा जाए। According to 2024 Global 500 IT Services ranking by Brand Finance, TCS ranked Dash as most valuable IT company या IT brand। ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार टीसीएस को सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड के रूप में किस स्थान पर रख दिया गया है? तो थोड़ा सा इधर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो आपको बताना है ब्रांड फाइनेंस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, किस नाम से? ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग नाम से। ठीक, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं उनको रैंक किया गया है, ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज नाम है इस लिस्ट का। ब्रांड फाइनेंस द्वारा बताना है जो हमारी भारत की टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, किस नंबर पर रही। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको टीसीएस दूसरे नंबर पे है। ठीक, सेकंड पे है। और पहले नंबर पे कौन है इस लिस्ट में? एक्सेंचर है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पे है एक्सेंचर और दूसरे पे है हमारी टीसीएस। टीसीएस के चेयरमैन कौन है, हेड कौन है? एन चंद्रशेखरन है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है टीसीएस का? मुंबई में है, ये भी याद रखना है। ठीक, दूसरे नंबर पे है टीसीएस। केवल आईटी सर्विसेज रैंकिंग हुई है, ठीक, केवल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है उनकी रैंकिंग है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली कोर ओवर एआई इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच इज नेम्ड एज। तो हाल ही में कोर ओवर .ai ने भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल पेश किया है, जिसका नाम क्या है ये बताना है। तो कोर ओवर एआई ने भारत के लिए या फिर भारत का पहला लार्ज मॉडल लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है भारत जीपीटी। हमने अभी देखा है जैसे चैट जीपीटी आपने सुना होगा। ठीक, चैट जीपीटी क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो या एप्लीकेशन कह सकते हो। हम कोई भी चीज लिख कर उससे पूछते हैं तो वो हमें इंसानों की तरह जवाब देने की कोशिश करता है, टेक्स्ट मैसेज में ही। ठीक, वॉइस में भी पूछ सकते हैं हम भारत जीपीटी में। ठीक, बोलकर भी पूछ सकते हैं। तो ये जो भारत जीपीटी है इंडिया का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या समझते हैं हम इसमें जो टेक्स्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मैसेज से जो बात कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में, वो 22 भाषाओं में कर सकते हैं, 22 इंडियन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं इस भारत जीपीटी के थ्रू। ठीक है, इसलिए ये भारत का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और ये पहला ऐसा है जो 22 लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं। ठीक, याद रखना है।
टेक्स्ट में 22 लैंग्वेज यूज सकती है और वॉइस से 12 लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। बोलकर 12 लैंग्वेज ये रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, और टेक्स्ट मैसेज में या टेक्स्ट में ये 22 लैंग्वेजेस पहचानेगा। भारत जीपीटी। जीपीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, या पूछा जा सकता है। इतनी पुरानी चीज नहीं हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, जीपीटी। तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये भी याद रखना है, ये पहले पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। भारत जीपीटी है कोर ओवर .ai द्वारा बनाया गया है, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च एन ऑपरेशन सर्वशक्ति टू टैकल टेररिस्ट। निम्नलिखित में से किसने आतंकवादियों से निपटने के लिए सर्वशक्ति नामक एक ऑपरेशन शुरू किया है? तो आपको बताना है आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। इनमें से किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है। तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा, ठीक। इंडियन आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे जी हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट है इसके वाइस चीफ कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कौन है बताइए? एमवी सुचेंद्र कुमार, है ना। तो आप गलत हैं, एमवी सुचेंद्र कुमार अब नहीं है, अभी हाल ही में ये हट गए हैं और नए वाइस चीफ बने हैं कौन? उपेंद्र द्विवेदी जी। इनका भी नाम याद रखना है। उपेंद्र द्विवेदी जी हैं नए वाइस चीफ इंडियन आर्मी के, और चीफ कौन है? मनोज पांडे जी। ऑपरेशन सर्वशक्ति। रिसेंटली द 14th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट वाज कंडक्टेड इन विच सिटी। अभी हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? 14वां संस्करण है ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट का, बताना है कहां हुआ है। तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शंस में से देख के बताओ सिटी कौन सा है। पानाजी है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है, अहमदाबाद है। तो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, ठीक। पानाजी गोवा हो गया, मुंबई महाराष्ट्र हो गया, अहमदाबाद गुजरात हो गया। बसता क्या है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश अगर स्टेट की बात करें, 14वां संस्करण हुआ है ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट का, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड सदा तंसीक विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अभी हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सदा तंसीक नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, ये फर्स्ट एडिशन है, याद रखना है। पहला संस्करण है ये इस सैन्य अभ्यास का, जो कि भारत और किसके बीच में हुआ है? ऑप्शंस देखो, सऊदी अरेबिया के बीच में, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद है कि रियाल है? तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, और रियाल यहाँ की करेंसी है, इसलिए कंफ्यूज मत रहना। कैपिटल क्या है? रियाद है, और रियाल क्या है? करेंसी है सऊदी अरेबिया की, ठीक है। तो ये सदा तंसीक पहला संस्करण है, भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, और कहाँ हो रही है ये भी पूछी जा सकती है। तो ये राजस्थान में हो रही है, ठीक। सदा तंसीक बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड अ नेवल एक्सरसाइज नेम्ड अयुध्या विद विच कंट्री। तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अयुध्या नामक नौसैनिक अभ्यास किया है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पहली बार हो रही है, अभी फर्स्ट एडिशन है इस एक्सरसाइज का, जिसका नाम क्या है? अयुध्या, ठीक। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है, ये भी याद रखना है, जो कि हो रहा है भारत और वहां की कैपिटल है बैंकॉक। बताओ अब ऑप्शन से। तो ये हो रहा है इंडिया और थाईलैंड के बीच, ठीक। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, ठीक। याद रखना है, पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से नौसेना अभ्यास है, तो आईएनएस कुलिश इसमें हिस्सा ले रहा है। इंडियन नेवल शिप कुलिश
इसका भी नाम याद रखना है, क्योंकि ये भारत और थाईलैंड के बीच पहली बार ये एक्सरसाइज हो रही है। इसका नाम क्या है? अयुत्या। ठीक, याद रखना है, थाईलैंड इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड डेजर्ट नाइट विद फ्रांस एंड विच कंट्री? तो अभी हाल ही में भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ डेजर्ट नाइट नामक एक संयुक्त वायु अभ्यास किया है? तो आपको बताना है भारत ने अभी एक अभ्यास किया है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। ठीक, ये एक वायु अभ्यास है, एयर एक्सरसाइज है। फ्रांस और किस देश के साथ? मतलब इसमें 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। एक तो हमारा भारत है, ठीक, दूसरा फ्रांस है, तीसरा एक देश और कौन सा है जिसने इसमें हिस्सा लिया है? वो तो देश है यूएई। तो ये जो डेजर्ट नाइट है ये हुई है इंडिया, फ्रांस और यूएई, इन तीनों के बीच। याद रखना इंपॉर्टेंट है, तीनों देशों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेजर्ट नाइट। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज नेम्ड साइक्लोन विद विच कंट्री? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ साइक्लोन नामक एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास आयोजित किया है? तो ये साइक्लोन नामक एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, बताना है भारत ने किसके साथ पूरा किया है? तो भारत ने पूरा किया है जहां की कैपिटल है कायरो। ऑप्शंस में से देख के बताओ कहां की कैपिटल कायरो है? बताओ बताओ। तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये दूसरा संस्करण था, सेकेंड एडिशन है ये, जो कि हो रहा है भारत और इजिप्ट के बीच में। ठीक, 2023 में ही ये शुरू हुई है साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज, ठीक, बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। दूसरा संस्करण है इस साल 2024 में। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड अ जॉइंट फोर्सेस एक्सरसाइज नेम्ड खंजर विद विच कंट्री? तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खंजर नामक एक संयुक्त बल अभ्यास आयोजित किया है? तो आपको बताना है भारत ने किस देश के साथ एक अभ्यास है जिसका नाम है खंजर, इसको पूरा किया है। तो जो खंजर नामक अभ्यास है ये हुआ है भारत और उस देश के बीच जिसकी कैपिटल है बिश्केक। अब ऑप्शंस में से देख के बताओ बिश्केक किस देश की कैपिटल है? तो बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, और भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुई है ये खंजर नामक एक्सरसाइज। के फॉर खंजर एंड के फॉर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान को हटा दो। ठीक, कहां पर हुई है ये भी पूछा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में हुई है ये एक्सरसाइज। ठीक, जिसका नाम है खंजर, बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च एंड एआई बेस्ड ऐप नेम्ड अनुवादनी? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने अनुवादनी नाम से एक एआई आधारित ऐप लॉन्च किया है जो किससे संबंधित है? ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लग रहा है, यहाँ पे मिनिस्ट्री पूछी गई है कि जो कि किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, ये होना चाहिए। ठीक, तो आपको बताना है ये जो अनुवादनी ऐप है जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बनाया गया है या यूज करेगा ये ऐप। ठीक, बताना है किस मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अनुवादनी नाम से समझ आ रहा है कि अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, कोई भी एक लैंग्वेज से दूसरे में आप ट्रांसलेट कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। और ये किससे जुड़ा हुआ है? पढ़ाई लिखाई से। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? अनुवादनी ऐप। ठीक, एजुकेशन मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है केंद्रीय? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। एक मिनट, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, है ना। अनुवादनी ऐप याद रखना है, ऐप का नाम ऑप्शन में ऐप का भी नाम पूछा जा सकता है। विच फिल्म वॉज कन्फर्ड द बेस्ट फिल्म टाइटल एट 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स? तो अभी 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया या जीता है? किसको दिया गया, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म? तो कौन रही है बेस्ट फिल्म 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स में? ये है उस फिल्म का पोस्टर,
और ये है 12th फेल, सभी वाकिफ होंगे। इसके डायरेक्टर कौन है याद रखना है, पूछे जा सकते हैं, विधु विनोद चोपड़ा जी, है ना, 12th फेल के डायरेक्टर। कुछ और अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो अच्छा ये बताओ, जो अवार्ड्स हुए ये हुए कहाँ पे थे, तो ये हुए थे गिफ्ट सिटी गुजरात में, ये भी याद रखना है। इवेंट कहाँ पे हुआ है, गिफ्ट सिटी गुजरात में हुआ है। और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का भी खिताब पूछा जाता है, ठीक। तो बेस्ट एक्टर के रूप में है रणबीर सिंह, ठीक, किस मूवी के लिए, एनिमल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस में अगर बात की जाए तो वो है आलिया भट्ट, ठीक, किस फिल्म के लिए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक। तो ये दो नाम भी याद रखने हैं, है ना। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 इन तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के किस संस्करण का शुभारंभ किया था, ठीक, थोड़ा समय हो गया है, किया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बताना है कौन सा संस्करण था जो कि 2024 में उद्घाटन किया गया। कहां पे किया गया ये भी पूछा जा सकता है, तमिलनाडु याद रखना है। ये इवेंट कहां पे हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। अब संस्करण कौन सा था, तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये लॉन्च कब हुए थे, पहले ये पता होना चाहिए। 2018 में लॉन्च हुए थे, तो 2018 से अगर जोड़ो तो ये 24 में छठवां संस्करण होना चाहिए, ठीक। और ये छठवां ही संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि तमिलनाडु में हुए हैं। इसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं। टॉप पर कौन रहा है स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट टॉप पर रहा है विद टोटल नंबर्स ऑफ 127 मेडल्स, ठीक, जिसमें से 44 गोल्ड भी शामिल है। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा है, तमिलनाडु। तो इन स्टेट का भी नाम याद रखना है। विनर कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है, ठीक, याद रखना। इसका मैस्कॉट भी पूछा जा सकता है, ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो मैस्कॉट के रूप में ये है वीरा मंगाई, ठीक। इस मैस्कॉट का नाम याद रखना है, क्या है, वीरा मंगाई, ठीक। कुछ इस तरह से ये मैस्कॉट दिखता है, ठीक। ये देख रहे हो पिक्चर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शुभंकर, ठीक। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या था, वीरा मंगाई। जीता कौन है स्टेट, महाराष्ट्र। और हुआ कहां पर था, तमिलनाडु में हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, छठवां संस्करण था, ये भी याद रखना है। रिसेंटली सोनम मास्कर वन सिल्वर मेडल इन विमेंस एयर राइफल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन विच कंट्री। तो अभी हाल ही में सोनम मस्कर ने महिला एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है, जो किस देश से आयोजित किया गया था, या किस देश में आयोजित किया गया था, सॉरी। तो अभी ISSF वर्ल्ड कप हुआ है, जो कि किसको लेकर है, शूटिंग को लेकर है, वर्ल्ड कप है, ठीक है। यहां पर हमारी भारत की सोनम मस्कर जी ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक। किस कैटेगरी में, ये भी याद रखना है, विमेंस एयर राइफल इवेंट में, राइफल इवेंट में जीता है, ये भी याद रखना। बताना है ये जो वर्ल्ड कप हुआ है किस कंट्री में हुआ था, ठीक। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। या तो इनका नाम पूछ लिया है, भारत की तरफ से किसने सिल्वर मेडल जीता है, तो सोनम मस्कर जी ने जीता है, ठीक। किस कैटेगरी में जीता है, तो राइफल इवेंट में जीता है, ठीक। और 10 मीटर एयर राइफल में था ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है क्योंकि। अब बताना है ये वर्ल्ड कप हुआ कहां पे था, तो ये वर्ल्ड कप हुआ था कायरो में। अब जानेंगे होंगे इजिप्ट अभी पढ़ा भी था, ठीक। तो इजिप्ट में ये वर्ल्ड कप हुआ था, जहां पे सोनम मस्कर जी ने सिल्वर मेडल जीता है विमेन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। राइफल इवेंट है, याद रखना, पिस्टल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये कुछ और शूटर्स हैं हमारे भारत के ही जिन्होंने पदक जीता है यहाँ इस इवेंट में, तो इनका भी नाम याद रखना है। दिव्यांश सिंह पनवार ने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, रिदम ने जीता है, और उज्जवल मलिक ने, दोनों ने ही 10 मीटर मिक्स्ड में जीता होगा टीम में, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में जीता है। इनका भी नाम एक बार मतलब इनके नाम याद क्या रखना है, पढ़ लेना तो याद आ जाएगा। सोनम उत्तम मस्कर जो है, इन्होंने अभी हमने पढ़ ही लिया, सिल्वर मेडल जीता है। अर्जुन और सोनम उत्तम दोनों मिक्स टीम में थे 10 मीटर एयर पिस्टल में, यहाँ याद रखना मिक्स्ड में इन्होंने पिस्टल
कैटेगरी में जीता है और यहाँ पर राइफल कैटेगरी में जीता है, जो सिंगल जीता है। और अनुराधा देवी ने सिंगल जीता, सिल्वर जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। और अखिल श्योरन ने ब्रोंज मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। ठीक, तो ये विजेता है। ठीक, अगर नाम इनका दिख रहा होगा आपको वैसे तो, ठीक है। तो इन सबके नाम याद रखने हैं, ठीक, जो कि ISSF वर्ल्ड कप में विजेता रहे भारत की तरफ से। हुआ कहां पे था? इजिप्ट में। Recently, Mansingh clinched gold at the Asian Marathon Championship 2024, which was held in। तो अभी हाल ही में मानसिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, जो कहां आयोजित किया गया था। ठीक, तो अभी मान सिंह जी ने गोल्ड जीता है किस इवेंट में? एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में। आपको बताना है ये इवेंट हुआ कहां पर था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या इनका नाम ही पूछ लिया जाए कि जिन्होंने गोल्ड जीता है भारत की तरफ से, उनका नाम क्या है? तो मान सिंह है, और एशियन मैराथन चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है, जो कि हुई थी हांगकांग, चाइना। ठीक, ये इवेंट कहां पे हुआ है? एशियन मैराथन चैंपियनशिप चाइना में हुआ है, और मान सिंह जी ने गोल्ड जीता है इसमें। ये है इनकी तस्वीर मान सिंह जी की। ठीक है। द 11th एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो अभी एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में किस देश ने आयोजित की गई थी? एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित की गई थी? आपको बताना है, ये 11वां संस्करण था, यहाँ पे 11वां भी होना चाहिए। शॉटगन चैंपियनशिप को लेके एशियन लेवल पर प्रतियोगिता हुई है किस देश में? तो ये हुई है कुवैत सिटी में, और कुवैत सिटी कैपिटल है कहाँ की? कुवैत की। ठीक, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप, शॉटगन की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे शूटिंग वाला जो इवेंट था ISSF वर्ल्ड कप, वो कहां पे हुआ था? इजिप्ट, कायरो में। और ये शॉटगन कहां पे हो रहा है? कुवैत में। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 इवेंट हेल्ड इन जनवरी 2024? तो जनवरी 2024 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 इवेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात है, जो कि एक ग्रैंड स्लैम इवेंट है टेनिस का। ठीक, इसमें बताना है मेन सिंगल्स में विजेता कौन रहा है। तो मेन सिंगल्स में जीते हैं, ये है इनकी तस्वीर, और उनका नाम है जैनिक सिनर, और ये कहाँ के हैं? इटली के। ठीक, क्वेश्चन विमेन सिंगल्स का भी पूछा जा सकता है। ठीक, और विमेन सिंगल्स में जीती हैं ये, और ये हैं अरेना साबालेंका। इनका भी नाम याद रखना है, अरेना साबालेंका। कहाँ की है ये? बेलारूस की है। ठीक, तो इन दोनों को ही नाम याद रखना है, जैनिक सिनर और अरेना साबालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए ग्रैंड स्लैम इवेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम इवेंट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? नाम क्या क्या है उनके? एक तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, आप देख ही रहे हो। ठीक, दूसरा है, एक होता है US ओपन, एक आपने विंबलडन सुना होगा, और फ्रेंच ओपन। ठीक, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, विंबलडन जो कि यूके ब्रिटेन में होता है, और फ्रेंच ओपन जो कि फ्रांस में होता है। इसको, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंच ओपन के बारे में, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। वो नाम कौन सा है? रोलैंड गैरोस। ठीक, ये नाम याद रखना है, फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस भी जानते हैं। ठीक, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स हैं, इनके बारे में जो जानकारी पूछी जाती है वो बता दी है। ठीक, ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए याद रखना है 2 नाम, जैनिक सिनर और अरेना साबालेंका। Who among the following was named captain of the ODI who among the following was named captain of the ICC ODI team of the year 2023? तो निम्नलिखित में से किसे ICC ODI टीम ऑफ द ईयर का कप्तान नामित किया गया था? आपको ये बताना है। तो ये इनकी तस्वीर, और ये है रोहित शर्मा जी, 2023 के लिए कैप्टन ऑफ द ICC ODI टीम के ये कैप्टन ऑफ द ईयर है। ठीक है, ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, इसके चेयरमैन कौन है?
बताओ भाई। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन कौन है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो वो है इमरान ख्वाजा। अच्छा, सीईओ कौन है आईसीसी के, तो वो है जियोफ एलरडाइस। तो इन तीनों ही नामों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रेग बार्कले हैं, इमरान ख्वाजा हैं और जियोफ एलरडाइस है। ठीक, आईसीसी। ठीक, आगे बढ़े। रोहित शर्मा है कैप्टन ऑफ द आईसीसी ओडीआई टीम 2023 के लिए। Recently, who among the following was named as Female Athlete of the Year by International Wushu Federation? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा विश्व वर्ष की महिला एथलीट के रूप में नामित किया गया था? तो फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर बनाई गई किसके द्वारा? इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन। वुशु क्या होता है? एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। ठीक, इस तरह से देख पा रहे हो, पिक्चर से समझ जाओगे। ठीक, वुशु एक फॉर्म है मार्शल आर्ट का, और ये जो फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है, चाइना में। ठीक, इस फेडरेशन की तरफ से फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है किसको? इनमें से ऑप्शन देखो, ये है इनकी तस्वीर और ये है नौरेम रोशिबिना देवी। ठीक है, किस स्टेट को बिलोंग करती हैं? मणिपुर को बिलोंग करती हैं, ये हमारे भारत की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर बाय इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, रोशिबिना देवी, मणिपुर की हैं ये, याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि रोशिबिना देवी जो है किससे किस खेल से संबंधित है? तो वुशु से संबंधित है। Who among the following clinched men's singles title at India Open 2024? तो अभी नाम निम्नलिखित में से किसने इंडिया ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इंडियन ओपन जो कि एक बैडमिंटन इवेंट था, न्यू दिल्ली में हुआ था मतलब। बताना है आपको इसमें पुरुष एकल में कौन जीता है। ठीक, तो पुरुष एकल में जीते हैं, ऑप्शन देखो, नाम थोड़े से अजीब है इसलिए ऐसे याद कर लो बस। शी यूकी हैं चाइना के, जो कि मेन सिंगल में जीते हैं। ठीक, हो सकता है प्रश्न ये भी पूछा जाए कि विमेन सिंगल में कौन जीता है इंडिया ओपन में? तो विमेन सिंगल में जीती हैं ताई जू यिंग, जो कि ताइवान की है। ठीक, टी फॉर ताइतू, ताइजू, और टी फॉर ताइवान। तो विमेन सिंगल में ताई जू यिंग और मेन सिंगल्स में शी यूकी, जो कि कहाँ के हैं? चाइना के। Recently, who among the following won the women's single title at WTT Feeder Corpus Christi 2024 held in USA? तो ये WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 से इवेंट हुआ है, एक टेबल टेनिस इवेंट है, ये याद रखना है। ठीक, विमेन सिंगल्स में किसने जीता है? यूएसए में ये इवेंट हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो इवेंट है विमेन सिंगल्स का, महिला एकल का, ये हमारी भारत की ही एक प्लेयर ने जीता है। ठीक है, और इनका नाम है श्रीजा अकुला, हमारे भारत की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, खुशी की बात है हमारे लिए। इनका नाम याद रखना है, श्रीजा अकुला। टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर वही मेन सिंगल्स की बात की जाए तो ये है किरिल। ठीक, कजाकिस्तान के हैं ये, इनको मेन सिंगल्स के लिए याद रखना है। ठीक, फिलहाल अभी श्रीजा अकुला याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेबल टेनिस से संबंधित है। रिसेंटली हु बिकेम द आईसीसी's फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर इन बायलैटरल सीरीज? तो अभी हाल ही में द्विपक्षीय श्रृंखला में आईसीसी की पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? ठीक है, तो आईसीसी की पहली महिला अंपायर हैं जो कि किसी बायलैटरल सर्विस में अंपायरिंग करेंगी। बायलैटरल सर्विस सीरीज जो कि दो देशों के बीच हो, केवल टू कंट्री, जिसमें केवल दो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी बायलैटरल सीरीज में कोई महिला एम्पायर बन रही है, और इनका नाम आपको बताना है। ये इनकी तस्वीर और ये है सू रेडफर्न। ठीक, कहाँ की है ये? ब्रिटेन की है, यूके की। ठीक,
नाम याद रखना है, सू रेडफर्ड। बायलेटरल सीरीज में पहली बार कोई महिला एम्पायर बन रही है। बायलेटरल सीरीज जो कि केवल दो देशों के बीच में प्रतियोगिता होगी क्रिकेट की। रिसेंटली रवि दाहिया claimed bronze medal at Grand Prix डी फ्रांस हेनरी डेगलेन टूर्नामेंट इन विच वेट कैटेगरी। तो हाल ही में रवि दाहिया जी ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन टूर्नामेंट में किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है कि ब्रोंज कौन जीत के लाया है इस इवेंट में, ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन में। तो उनका नाम है रवि दाहिया जी। कौन सा मेडल जीते हैं ये भी पूछा सकता है, तो ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक, किस वेट कैटेगरी में जीता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 61 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक, इस इवेंट में जिसका नाम है ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन टूर्नामेंट। राइट, कहां पे हुआ था? फ्रांस में हुआ। वेट कैटेगरी पूछी जाती है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 61 केजी कैटेगरी में जीता है रवि दाहिया जी ने ब्रोंज मेडल। Recently, PM Modi launched Sunrise scheme which aims at installing solar panels in dash millions households. तो अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने सनराइज योजना शुरू की जिसका उद्देश्य कितने मिलियन घरों में सौर पैनल स्थापित करना है। तो बताओ भाई, सनराइज स्कीम है, सूर्योदय स्कीम भी हिंदी में बोल सकते हैं, जिसका लक्ष्य क्या है कि घरों में सोलर पैनल्स लगाना है। कितने घरों का लक्ष्य लिया गया है? कितने मिलियन घरों का, और इसको मोदी जी ने लॉन्च किया है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। बताओ, तो लक्ष्य है 10 मिलियन का। ठीक, 10 मिलियन घरों में लक्ष्य है कि सोलर पैनल्स लगाए जाए। 10 मिलियन की बात करें तो किसके बराबर होता है? 1 करोड़ के बराबर होता है, ये भी याद रखना। ठीक, तो ये स्कीम है 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स लगाने की, है ना। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली कच्ची कारिक जेम गॉट जीआई टैग एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो अभी हाल ही में कच्ची कारिक रत्न को जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य से संबंधित है। तो कच्ची खारिक को जीआई टैग मिला है, आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित है। पहले वो तो कच्ची खारिक है क्या? ये एक डेट है, खजूर की वैरायटी है ये। ठीक, जिसका नाम क्या है? कच्ची कारिक। तो नाम से मिलता जुलता है स्टेट। कच्छ तो सुना होगा, यहाँ पे कच्ची है, आपने कच्छ सुना होगा पर। ठीक, कच्छ कहाँ है? गुजरात। ठीक, तो ये गुजरात को बिलोंग करता है कच्ची खारिक, जो कि एक डेट वैरायटी, खजूर की वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला है। किससे संबंधित है? गुजरात से। नाम याद रखना है, कच्ची खारिक। रिसेंटली द फोर्थ रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच स्टेट। तो अभी हाल ही में चौथा रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया था। बताओ भाई, ये जो संतरों को लेकर एक फेस्टिवल है जिसका नाम है रुसोमा, चौथा संस्करण है, कहां पर आयोजित हुआ है? जहां की कैपिटल है कोहिमा। ऑप्शन से देखो, बताओ जल्दी से। तो कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, जहां पर ये रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हुआ है। ठीक है, अच्छा नागालैंड के सीएम कौन है ये बताओ। एन फॉर नागालैंड एंड एन फॉर नेफ्यू रियो। ठीक, स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, लेकिन बोल रहे हैं तो याद रखना, नेफ्यू नेफ्यू रियो, इसी यही स्पेलिंग है मेरे ख्याल से। अगर हो तो ठीक कर लेना। नेफ्यू रियो है नागालैंड के सीएम। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली गोल मेला फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो अभी हाल ही में गोल मेला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो जो गोल मेला महोत्सव है, स्टेट या फिर यूटी, केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है, और केंद्र शासित प्रदेश ही है जहां पर ये हुआ है। ठीक, अब ऑप्शन में से देख लो। एक ही है यूटी, कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है, जहां पे ये गोल मेला फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल में हुआ था ये आयोजित, ये भी याद रखना है। ठीक, जगन्नाथपुरी नहीं है ये, जगन्नाथ है केवल। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर गोल मेला फेस्टिवल।
नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च युवा निधि स्कीम। तो हाल ही में किस राज्य ने युवा निधि योजना शुरू की है? ये युवा निधि स्कीम है, बेसिकली युवाओं के लिए है जो बेरोजगार है, उनके लिए फाइनेंशियल एड की स्कीम है, आर्थिक मदद की स्कीम है। बताना है किस राज्य ने इसको शुरू किया है। तो ये शुरू की गई है जिसके सीएम है सिद्धारमैया जी। अब बताओ ऑप्शंस में से किस राज्य के सीएम सिद्धारमैया जी हैं? तो कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया जी, जहां पर यह स्कीम चलाई गई है, युवा निधि स्कीम। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है कर्नाटक के? तो वह है थावर चंद गहलोत जी, है ना। अब स्कीम में ये है क्या, ये भी जान लो। तो ये जो स्कीम है, जो भी बेरोजगार युवा हैं, तो जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 3,000 रुपए पर मंथ की सहायता दी जाएगी, और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 1,500 रुपए की मदद पर मंथ दी जाएगी। ये है स्कीम, ठीक है, जिसका नाम है युवा निधि स्कीम, कर्नाटक स्टेट में चलाई गई है, वहां की राज्य सरकार द्वारा। ठीक। सीएम कौन है? सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत जी। युवा निधि स्कीम कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। Recently, IICF announced to build Masjid Mohammed bin Abdullah in which of the following city in India? तो हाल ही में IICF ने भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनाने की घोषणा की है? तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है ये IICF, जिसको हम पढ़ रहे थे। ये बनाने जा रहे हैं मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की मस्जिद। किस सिटी में? भारत के किस शहर में? तो जहां पे हमारा राम मंदिर बना है, उद्घाटन हुआ है, वहीं पर ये मस्जिद भी बनने जा रही है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक। अनाउंसमेंट कर दिया गया है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। विच स्टेट होस्टेड द फोर्थ नेशनल चिल्का बर्ड्स फेस्टिवल? किस राज्य में चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव की मेजबानी की है? किस राज्य ने? ठीक है, तो कहां पे हुआ है चौथा नेशनल चिल्का बर्ड्स फेस्टिवल? आपको बताना है। चिल्का लेक कहां पे है? उड़ीसा में है। तो फेस्टिवल कहाँ होगा? उड़ीसा में ही होगा। ठीक। चिल्का लेक के बारे में जो पूछा जाता है, इट इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द इंडिया। ठीक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की नदी है, लेक है, सॉरी, झील है चिल्का। ठीक। जिसका नाम क्या है? चिल्का। कहाँ पे है? उड़ीसा में। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया क्या है? चिल्का लेक है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और ये फोर्थ नेशनल चिल्का बर्ड्स फेस्टिवल कहाँ पे है? उड़ीसा में। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत? तो अभी हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? और ये ऑपरेशन अमृत क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पिक्चर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, ठीक, कि एक लड़की कई सारी टैबलेट्स खा रही है। ठीक। तो इसी चीज को रोकने के लिए ही ये ऑपरेशन अमृत चलाया गया है। बेसिकली ओवर यूज जो एंटीबायोटिक्स का लोग करते हैं, ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के लोग अपने मन से दवाई खाते रहते हैं, उसको रोकने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, या ये ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन अमृत। किस गवर्नमेंट द्वारा? किस राज्य सरकार द्वारा? केरल राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। केरला के सीएम कौन है? बताओ भाई। कई बार पढ़ चुके हैं, पिनाराय विजयन जी हैं। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी पढ़ा ही था, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ठीक है। तो केरला में ऑपरेशन अमृत चलाया गया है, जो कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के ऊपर है। ठीक है, किस तरह रोकना है लोगों को यूज करने से एंटीबायोटिक्स। ठीक, अपने मन से खाते रहते हैं लोग। आपने सुना भी होगा कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए, नुकसान करती शरीर को। तो यही लक्ष्य है इस ऑपरेशन का। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड महातारी वंदना योजना 2024? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महातारी वंदना योजना 2024 शुरू की है? तो ये योजना है जिसका नाम है महातारी वंदना योजना। बेसिकली ये
महिलाओं के लिए चलाई गई है, एक आर्थिक मदद देने के लिए चलाई गई है। ठीक, बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है इसको। तो इस जहां की सीएम है विष्णु देव जी। बताओ कहां के सीएम है विष्णु देव, चीफ मिनिस्टर है। छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णु देव जी, जहां पर ये स्कीम चलाई गई है, योजना चलाई गई मातारी वंदना। अच्छा, छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, ये भी पता होना चाहिए। तो वो है विश्व भूषण हरिचंदन। ठीक है, अब ये स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें 1,000 रुपए पर मंथ सरकार देगी, राज्य सरकार देगी महिलाओं को। ठीक है, पेमेंट को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आर्थिक मदद के रूप में। ठीक है, छत्तीसगढ़ मातारी वंदना योजना। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया था। तो जो माई स्कूल माई प्राइड अभियान है, ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन शुरू किया है, बेसिकली शिक्षा के स्तर को अच्छा करने के लिए जो सरकारी स्कूल है वहां के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द विजिलेंस जर्नल नेम्ड पहल। तो अभी हाल ही में किस निम्नलिखित में से किसने पहल नामक एक सतर्कता पत्रिका की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, जो पहल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, इरडा द्वारा, ये क्या है। तो ये एक्चुअल में ये एक विजिलेंस जर्नल है, ये भी याद रखना है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, या कोई टूल नहीं है, ये एक विजिलेंस जर्नल है, सतर्कता पत्रिका है, जो कि किसके द्वारा चलाई गई है, एडा द्वारा चलाई गई है। एडा का मतलब क्या है, क्या है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, तो एडा को एडा द्वारा ये पहल नामक जर्नल लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखना है एक चीज और, कि एडा के सीएमडी कौन है, प्रदीप दास जी हैं, और ये सीएमडी ऑफ द ईयर भी रहे थे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है एडा। ठीक है, प्रदीप दास जी, और एडा के द्वारा लॉन्च किया गया है ये पहल नामक जर्नल। ठीक, नाम याद रखना है, पहल। The 19th non-aligned movement summit was held in which of the following country। तो अभी जनवरी 2024 में 19वीं नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हुई है, सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन। बताना है किस देश में हुआ था। ऑप्शंस देखो, तो ये उस देश में हुआ है जहां की कैपिटल है कंपाला। अब आप बताओ ऑप्शंस में से कंपाला किस देश की कैपिटल है। देखो देखो जल्दी। तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला, जहां पर ये समिट हुई है, शिखर सम्मेलन हुआ है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक, अच्छा, कंपाला का अगर कॉन्टिनेंट, सॉरी, युगांडा का अगर कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो कौन सा है कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है ये कंट्री, ये भी याद रखना है, युगांडा। ठीक, 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट है। विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। तो अभी इनमें से किसने डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर लॉन्च किया है। क्या है ये, यहां से समझ लेते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी नाव दिख रही होंगी आपको। ठीक, और ये एक यहाँ पे देख रहा होगा टावर टाइप की, यहाँ पूरा सिस्टम दिख रहा होगा, इधर छोटी छोटी नाव दिख रही है। तो बेसिकली ये फिशरमैन्स के लिए इस तरह का यूजफुल है ट्रांसमीटर, कि जब भी वो कभी मछली पकड़ने जाए समुद्र के बीच या कहीं पे भी वाटर बॉडी में, तो कभी भी कोई उनको दिक्कत महसूस हो या कोई खतरा न समझ आए, तो वो वहां पे कोई मैसेज छोड़ सकते हैं, जो कि पोर्ट पर लोगों को मिल जाएगा और उनकी जान जो भी है उनको मतलब सेफली लाया जा सकेगा। तो ये डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर का काम है। ठीक, किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये बताना है। इनमें से इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, डीआरडीओ है, इसरो है। तो इसरो ने ये डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर्स बनाए हैं या लॉन्च किए। ठीक है, जो कि मछुआरों की मदद करेंगे सेफ रहने में।
विच अमंग द फॉलोइंग अनाउंस द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ पोएम 3 मिशन, निम्नलिखित में से किसने पोएम 3 मिशन के सफल निष्पादन की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट है, सुनने में भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मिशन पोएम 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी पूछा सकता है। ठीक, तो ये पोएम 3 नाम का मिशन है, ये लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। ठीक, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, लेकिन याद रखना यहाँ पे पोएम का फुल फॉर्म पूछा सकता है, तो ये चीज याद रखनी है। पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर माइक्रोग्रेविटी, ये है पोएम का फुल फॉर्म। ठीक है, पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर माइक्रोग्रेविटी। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि पोएम में एम फॉर क्या है। ठीक है, ये जो पोएम मिशन है इसमें एम फॉर क्या है या फिर पी फॉर क्या है। ठीक है, तो इसरो ने लॉन्च किया था पोएम 3। अगला प्रश्न है, रिसेंटली स्पेस एक्स लॉन्च्ड अ मिशन टू आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द मिशन इज नेम्ड एज। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने आईएसएस, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, के लिए एक मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो स्पेस एक्स ने एक मिशन लॉन्च किया है किसके लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, और इसका नाम है AX3। ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये AX3 नाम का मिशन है, ये याद रखना है, बाय स्पेस एक्स। ठीक, तो ये थे हमारे 100 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी मंथ के हो गए हैं अब। ठीक है, तो इसी के साथ जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे करंट अफेयर्स के, उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, और यूजफुल लगा होगा। तो इसको देखते रहें और रिवीजन में रखिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं जल्दी से फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।